So hello everyone, welcome to the fifth class of computer knowledge of the Vijay series. Students in today's class हम कवर करने वाले हैं टॉपिक ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड नंबर सिस्टम. ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो नंबर सिस्टम है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक से दो क्वेश्चन हमेशा से बनते आ रहे हैं, हालांकि पिछले साल नहीं आ रहा, बट अगर आप उससे प्रीवियस पार्ट्स को देखेंगे तो नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन मस्ट रहा है. तो इसीलिए इन पार्ट्स को हम बहुत ही अच्छे से अब कवर करने वाले हैं. ऑल राइट, सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद कंप्यूटर सिक्योरिटी. इसमें हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे हमने इन चीज़ों को मेंटेन करना होता है, इस चीज़ को कवर करेंगे. उसके बाद हम नंबर सिस्टम पे जाएंगे, कौन कौन से नंबर सिस्टम हमें फॉलो करने होते हैं. कन्वर्जन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, उसको भी हम कवर करेंगे. एंड देन हम देखेंगे कि क्या क्या जो किस किस तरह के क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कंप्यूटर सिक्योरिटी. तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे व्हाट डू वी मीन बाय कंप्यूटर सिक्योरिटी. जब भी आप कंप्यूटर सिक्योरिटी देखिए, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, बाय द वर्ड इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड. कंप्यूटर जो भी आपकी डिवाइस है, सिक्योरिटी उसको कैसे आप सिक्योर करेंगे. बाय एक्सटेंशन ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी को भी कवर करता है. ओके, सो कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम बेसिकली फोकस करते हैं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी तरह के मालवेयर से प्रोटेक्ट करेंगे, किसी भी तरह के अनऑथराइज यूजर से प्रोटेक्ट करेंगे, और किसी भी तरह के अनऑथराइज अटैकर से. अनऑथराइज क्या है? जिसको हमने परमिशन नहीं दी है, ठीक है, उनसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऑल राइट, यहाँ पे हम बात करेंगे कैसे हम लोग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को अपलोड कर सकते हैं, कैसे कैसे ये काम करते हैं, इनक्रिप्शन क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, स्पाईवेयर रिमूवल सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इस तरह की चीजें हम कवर करेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है कि जो भी हम एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको जेनरिक नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डिटेल में, क्योंकि आपने खुद से सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करना है. बट यस, उससे रिलेटेड जितने पहलू हैं, थ्योरेटिकली क्या क्या पॉसिबल हो सकता है वो हम लोग कवर करेंगे. ओके, अब सबसे पहले जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में डिफरेंस. देखो, इनक्रिप्शन क्या होता है? जब हमारा जो भी प्लेन टेक्स्ट है, आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो आप प्लेन टेक्स्ट में लिखेंगे हाय हाउ आर यू, या फिर अभी कहाँ हो तुम, इस तरह के आप कोई भी मैसेज लिखेंगे, ठीक है, जिसको आपका दोस्त और आप समझ सकते हो. ऑल राइट, अब इसको कोड करके, साइफर करके किसी अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना यूजिंग अ की. इनक्रिप्शन के केसेस में आपने हमेशा याद रखना है की इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, किसमें की इंपॉर्टेंट नहीं होती है? कोडिंग में. ठीक है, इन कोडिंग जब हम करते हैं, इन कोडिंग जब हम करते हैं तब हमें किसी भी तरह के इंक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है या की जरूरत नहीं होती है. लेकिन जब हम उस टेक्स्ट को, जैसे ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ जिब्रिश में, ठीक है, इसमें लेट से लिखा हुआ है हाय आई एम एबीसी. ऑलराइट, इसको आपने ऐसे कुछ जिब्रिश में कन्वर्ट करना है यूजिंग वेरियस सिंबल्स, ठीक है, लाइंस, डॉट, ऐसे करके. लेकिन जब आप इसको डीसाइफर करोगे, जब आप मतलब इसको वापस रीडेबल फॉर्म में लाओगे, उसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए. जिस तरीके से आपने इसको नॉनसेंस बनाया था पूरे टेक्स्ट को, उसी तरीके से आपने उस नॉनसेंस में से दोबारा से रीडेबल फॉर्म निकाल के लानी है. तो क्या करेंगे, जब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप एक की को यूज करके, ठीक है, वो की कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल दे देती हूँ कि जैसे आप बोलोगे कि ए जो है वो रिप्रेजेंट होगा स्टार से, ठीक है, वो रिप्रेजेंट होगा आपका स्टार से. ऑलराइट, आपने ये कहा कि ए जो है मेरा रिप्रेजेंट होगा स्टार से, 3 स्टार बना होगा, इसका मतलब ए है. और वहीं पे अगर कैपिटल ए है तो वो रिप्रेजेंट होगा लेट्स से प्लस सिंबल से. किससे रिप्रेजेंट होगा? सॉरी, वो रिप्रेजेंट होगा प्लस सिंबल से, इस तरह से. ठीक है, तो अब जब भी दो प्लस एक साथ दिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा. तो ये एक तरह की है. ठीक है, ये की क्या होता है, पर्टिकुलरली जो ऐप होते हैं उनके पास, जैसे अगर व्हाट्सएप है उसकी अपनी की है. ठीक है, अब क्या करेगा, जैसे ही आपने टेक्स्ट भेजा वो उसको इनक्रिप्ट कर देगा, लॉक लगा देगा, वो जिब्रिश हो गया, जहां भी पैकेट भेजने भेजे, जो भी रूट उसने लेना है, हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया कि कैसे वो कवर होगा.
ठीक है, वो पहुंच के रिसीवर के एंड पे आ गया। अब रिसीवर के एंड पे सबको इकट्ठा किया जाएगा, अनलॉक किया जाएगा यूजिंग द सेम की, एंड उसके बाद उसको आपका दोस्त पढ़ पाएगा, ठीक है, जिसको भी वो भेजा गया है। तो इनक्रिप्शन क्या है, जब आपने लॉक किया है। डीक्रिप्शन क्या है, जब दोबारा आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आए हैं। तो ये आपका हो जाता है इनक्रिप्शन एंड डीक्रिप्शन, जो कि सिक्योरिटी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर ऐप की अपनी की होती है, व्हाट्सएप की अपनी अलग की होगी, टेलीग्राम की अपनी अलग की होगी, अगर आप स्नैपचैट यूज करते हैं उसकी अपनी अलग की होगी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा यूजुअली अगर बैकअप नहीं रखा गया है, बैकअप रखा गया तो अलग बात है, लेकिन अगर बैकअप नहीं रखा गया है तो किसी भी व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को या किसी भी व्हाट्सएप चैट को डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो की कंपनी शेयर नहीं करती है, ठीक है। वो की क्या रहती है, कंपनी के पास ही रहती है, एंड बीच में से जो टेक्स्ट है वो कोई भी ले लेगा तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि की वहां पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मालवेयर। मालवेयर क्या है, देखो ये अम्ब्रेला थ्रेट है। अम्ब्रेला थ्रेट मींस आपने कंप्यूटर में सुना होगा कि यार वायरस आ गया है मेरे कंप्यूटर में, मेरे कंप्यूटर में वॉर्म्स आ गए हैं, मेरा कंप्यूटर स्लो हो गया है, स्क्रीन अच्छे से काम नहीं कर रही है, फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जा रही है, या फाइल ऑटोमेटिकली उनका साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो जा रहा है, कॉपी क्रिएट हो जा रही है, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम जो है, एक अम्ब्रेला टर्म इनको बोलते हैं हम लोग मालवेयर। मालवेयर दो टर्म से बन रखा है। MAL, माल कम फ्रॉम malicious, दैट मीन्स वेरी बैड, कोई बुरी चीज, ओके। एंड वेयर कम फ्रॉम सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर तो आपसे अच्छे से कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये जो मालवेयर है ये कवर करते हैं जितने भी कंप्यूटर के थ्रेड्स होते हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब मालवेयर का पर्पस क्या होता है, क्यों किसी कंप्यूटर में मालवेयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है? देखिए, उसका पहला रीजन तो ये है, अगर किसी ने डेटा को स्टील करना है, किसी ने आपके डेटा को गलत यूज करना है, ठीक है, किसी ने आपके डिवाइस या फिर आपके डेटा को डैमेज करना है, तो इन सभी के लिए मालवेयर का यूज किया जाता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये कहाँ से इंस्टॉल किया जाएगा? हो सकता है आपके पास कोई इन्फेक्टेड ईमेल आ रखी हो, ठीक है, कोई इन्फेक्टेड ईमेल आ रखी हो, उसमें कुछ भी अटैचमेंट है, वो आपसे ऐसा बोल रखा कि अरे आप तो 1 लाख रुपए जीत गए हैं, ये जो बस नीचे फॉर्म लिखा हुआ है इसको भरिए। आप जैसे ही फॉर्म डाउनलोड करोगे उसमें मालवेयर होगा, वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। इसके अलावा काफी बार आपने देखा होगा, आप अपने दोस्तों के साथ मूवी शेयर करते हैं वाया पेन ड्राइव या कोई भी इस तरह की स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। अब जो मूवी है या फिर कोई फाइल आप लेना चाहते हैं, तो उस वो ऑलरेडी ही इन्फेक्टेड है, उसमें पहले से ही वायरस है। उसकी वजह से क्या होगा, जब वो आपके कंप्यूटर में आएगी तो आपने कोई भी चीज उसमें रन की, चाहे आपने हो, जरूरी नहीं कि आपने उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड ही किया, आपने अपने कंप्यूटर में उसको प्ले भी कर दिया, तो भी क्या होता है, जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर में रन होने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा काफी बार आपने देखा होगा, आपको आगे से मेल भेजे जाते हैं विद सम लिंक्स, अगर आप उन लिंक्स को क्लिक करोगे तो उसमें भी आपके क्या होते हैं, मालवेयर आ जाते हैं। इसके अलावा डाउनलोड्स, काफी बार हम क्या करते हैं, फ्री में मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर हम कोई गेम डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिया में अलाउड नहीं है या इंडिया में रिलीज नहीं हो रखा है, हमें जल्दी डाउनलोड करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी शेडी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करते हैं। अब वहां जो वेबसाइट की में फाइल थी वो थी इन्फेक्टेड, जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल या अपने किसी भी डिवाइस में उसको डाउनलोड किया, वो क्या कर देता है, आपके डिवाइस को करप्ट कर देता है, आपके डिवाइस को, उसकी जो सिक्योरिटी है वो क्या हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। तो मालवेयर इन तरीकों से आपके कंप्यूटर में या आपकी डिवाइस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब अच्छा, ये हमने जस्ट पढ़ लिया, इंटरनेट से आप डाउनलोड करके, स्पैम ईमेल से, रिमूवेबल मीडिया से। इसके अलावा नेटवर्क प्रोपोगेशन से। नेटवर्क प्रोपोगेशन से मतलब अगर आपने बस टोपोलॉजी को यूज करके कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं, अब इनमें से कोई एक कंप्यूटर है जो इन्फेक्टेड है और इसने कोई फाइल भेजी नेटवर्क पे, अब बस में तो क्या होता है, सभी जितने भी अटैच्ड कंप्यूटर है सबके पास फाइल जाएगी, जैसे ही वो फाइल गई, क्या हुआ, आपका जो भी वायरस था या फिर जो भी आप मालवेयर था वो सभी के सभी कंप्यूटर्स में अपने आप आ गया और प्रोपोगेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा मालवेयर जो है स्प्रेड करता है, एंड आज की डेट में सबसे बड़े थ्रेट्स में से एक है मालवेयर, कंप्यूटर की सिक्योरिटी को सबसे बड़े थ्रेट में से एक है। इसका बहुत मिसयूज होता है, बहुत जगहों पे मिसयूज होता है। ओके, नाउ व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? अब मे बी शायद आप में से कुछ लोगों ने मालवेयर इतनी टर्म नहीं सुनी होगी, बट कंप्यूटर वायरस या सिर्फ वायरस ऐसी एक टर्म है जिसको हमने बहुत ज्यादा यूज पे लेके आ रखे हैं। इनफैक्ट जब हम
किसी और चीज की भी बात कर रहे हैं और हमें बेटर टर्म ना मिले, हम मेलिशियस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे पास टर्म नहीं है, तो भी हम वायरस ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वायरस सबसे ब्रॉड टर्म है। ऑलराइट, अब वायरस होते क्या है? देखो वायरस क्या है बेसिकली, जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा वायरस क्या होते हैं। जब अगर वो कहीं बाहर है आपके सिस्टम से, ठीक है, कोई भी प्रोपोगेटिंग मशीनरी जो उसको होस्ट मशीनरी चाहिए उससे अगर वो दूर है, तो दे एक्ट लाइक अ नॉन लिविंग थिंग, कोई प्रोपोगेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही वो किसी मशीनरी में आए जहाँ पे उनको प्रोपोगेशन मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी होस्ट का डीएनए होता है उसको हाईजैक करते हैं एंड प्रोपोगेट करना शुरू कर देते हैं। यही कंप्यूटर वायरस भी करता है। जब तक ये फाइल या सिस्टम के बाहर है तब तक ये कोई हार्म नहीं कर रहा है किसी चीज को। एक बार ये सिस्टम में आ गया और आपने इसको रन कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अब क्या होगा? अब ये अपने असली रंग दिखाएगा। अब देखो, ऑल्दो हम वायरस कहते हैं लेकिन वायरस ना बहुत कैटेगरीज के होते हैं और हर किसी के काम करने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कुछ वायरस क्या करते हैं, वो आपकी फाइल की कॉपी क्रिएट करते हैं। आपके पास एक फाइल है प्रिंट नाम से, ठीक है, आपके पास एक फाइल है प्रिंट नाम से। अब ये क्या करेगा, ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देगा एंड उसकी जगह पे एक डुप्लीकेट फाइल बना देगा जो कि क्या होगी, करप्टेड फाइल, किसी काम की फाइल नहीं होगी, उसको क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो ये काम करता है कंप्यूटर वायरस। कुछ कंप्यूटर वायरस क्या करते हैं, जो हमारी सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है ना, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, जितने भी आपने टास्क दे रखे होते हैं उसको हाईजैक कर लेता है, अपने ही प्रोग्राम को बार 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 रन करता है। अब उसमें जो कोडिंग की जाती है वो इस तरीके से की जाती है कि भाई तू होता रहे, तेरा कोई एंड नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, होस्ट का जो कंप्यूटर जहां पे वायरस रन कर रहा है वहां पे लगातार 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 आपका वायरस रन होता रहता है। इसकी वजह से आपका क्या होता है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाती है, आपके सीपीयू बाकी कोई काम नहीं कर पाता एक्सेप्ट रनिंग दिस पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो ये भी किसका हरकत है, ये भी आपके कंप्यूटर वायरस की हरकत है। कंप्यूटर वायरस और क्या करते हैं, ये कोई भी फाइल पड़ी हुई है, इनको ये फाइल है, यहाँ पे इनका कोड ऐड है, अब ये क्या करते हैं, इस फाइल को फ्रेगमेंट कर देते हैं, इसके टुकड़े कर देते हैं। अब वो टुकड़े क्या करते हैं, जिस अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, और जो लोकेशन पे जाते हैं वहां पे जो बाकी फाइलें पड़ी हुई हैं उनको क्या कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं। कुछ वायरस इतने डेंजर होते हैं कि वो हमारी जो स्टार्टिंग की किट होती है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, सीमोस जो जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है वहां जाके छिप जाते हैं कि एंटीवायरस भी उनको इजीली पकड़ ना पाए। तो ये सभी काम कौन करते हैं, ये सभी काम हमारे कंप्यूटर वायरस के होते हैं, इनका एक टास्क नहीं है। हावेवर ये चीज कॉमन देखी गई है, जब भी आपके कंप्यूटर में वायरस होगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, चाहे वो हार्ड डिस्क यूज कर रहा हो, चाहे वो सीपीयू यूज कर रहा हो, आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। अचानक से आप देखोगे फाइल करप्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, फाइल गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी, फाइल की डुप्लीकेसी होना स्टार्ट हो जाएगी, नई नई फाइलें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब काम करेगा। इसके अलावा मेमोरी भरी भरी, अरे हमने तो कुछ डाला नहीं है भाई, ये मेमोरी कैसे भर गई? तो ये सभी काम कंप्यूटर वायरस के होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से काम करता है लेकिन एंड रिजल्ट ऐसा सा रहता है। ठीक है, अभी क्या होता है, देखो वायरस क्या करता है, कॉपी करता है अपने आप को एंड दूसरी फाइल्स के साथ अटैच कर लेता है। एंड जब जब आप उनको रन करते हो तो नेटवर्क के थ्रू, मीडिया के थ्रू, मतलब किसी भी चीज को वो इन्फेक्ट करता है, उसके बाद वो प्रोपोगेट होता ही रहता है। ओके, कुछ वायरस के ना यहाँ नाम दे रखे हैं, क्रिप्टो लॉकर, आई लव यू, माई डूम, सैसर, और ये है। ठीक है, अब ये जो वायरस है इनसे लड़ने के लिए आपने जनरली सुना होगा हम क्या यूज करते हैं, एंटीवायरस यूज करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी हम कवर करेंगे। नाउ, विच टाइप ऑफ वायरस हाइड्स विद इन अनयूज्ड एम्प्टी पोर्शन ऑफ फाइल विदाउट चेंजिंग इट्स फाइल साइज? तो मैंने आपको बताया ना, कुछ तरह के वायरस होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, तो उनमें से एक वायरस जो इसके नेचर पे हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एम्प्टी पोर्शन में कौन सा वायरस जाके छिप जाएगा, तो नाम से आप इसको कोशिश करो, कैविटी वायरस, ओवरराइट वायरस, स्टेल्थ वायरस एंड कंपेनियन वायरस। कैविटी वायरस क्या करेगा, जितनी भी फ्री स्पेसेस होंगी जिनको हम कैविटी कहते हैं वहां जाके छिप जाएगा। ओवरराइट वायरस क्या करेगा, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ओवरराइट खुद से ही चेंज कर देगा। स्टेल्थ वायरस सबसे स्नीकी वायरस, इनको ढूंढना और पहचानना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एंड कंपेनियन वायरस क्या करते हैं, एक कॉपी क्रिएट करते हैं, अपनी ही कॉपी क्रिएट करते हैं, उसके साथ रहते हैं, मतलब एक अपना दोस्त बना लेते हैं एंड उसके साथ छिपे रहते हैं, तो दैट इज द कंपेनियन वायरस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज कैविटी वायरस, क्योंकि एम्प्टी पोर्शन क्या है, आपके कैविटीज हैं एंड उन कैविटीज में जाके आपका वायरस जो है वो छिप जाता है। ठीक है, ये वायरस है, ये छिप जाता है।
ठीक है, तो ये हमने कुछ तरह के वायरस कवर कर लिए वाया प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन, कंप्यूटर वॉर्म। ठीक है, कंप्यूटर वॉर्म की जब हम बात करेंगे, ये भी अगेन क्या है, मालवेयर का पार्ट है, लेकिन ये वायरस से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको वायरस का बताया कि वायरस में देखो क्या केस होता है कि अगर वो सिस्टम से बाहर है, होस्ट कॉपी से बाहर है, तो वो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगा, उसको एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी एबल टू स्प्रेड। अगर मैं कंप्यूटर वॉर्म की बात करूं तो ये इस सेंस में और भी डेंजरस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, खुद की ही कॉपी क्रिएट करते रहते हैं और खुद ही फैलते रहते हैं। इसमें कोई भी आपको कॉपी करके ले जाके यहाँ से वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यूजर इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, ये खुद से ही फैलते जाते हैं। दैट इज द कंप्यूटर वॉर्म। कुछ एग्जाम्पल है, स्टॉर्म वॉर्म, सोबिग, एमएस ब्लास्ट, कोड रेड, निम्डा एंड मोरिस वॉर्म। ये किसके एग्जाम्पल है? कंप्यूटर वॉर्म के। डिफरेंस समझो, वायरस को एक होस्ट प्रोग्राम चाहिए ताकि वो फैल सके, कंप्यूटर वॉर्म को कोई होस्ट प्रोग्राम नहीं चाहिए, अपने में ही प्रोपगेशन, अपने में ही अपनी कॉपीज बना के उनको फैलाना शुरू कर देता है, एंड दैट इज द कंप्यूटर वॉर्म। आई होप ये दोनों चीजें आपको डिफरेंस बिल्कुल ही क्लियर हो। नाउ, अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी उनसे लड़ने के लिए, ऑल दो इसमें एंटीवायरस लिखा हुआ है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये हमें ना बस वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, बट जो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं ये आपके काम करते हैं अगेंस्ट दी मालवेयर, अगेंस्ट दी मालवेयर। तो मालवेयर से अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए यू विल हैव टू यूज सम एंटीवायरस। ओके, ये किस लिए करते हैं? वायरसेस को, आपके वॉर्म्स हैं, आपके बाकी मालवेयर्स हैं, उन सबको डिडक्ट करते हैं कि कहाँ पे वो हैं, देन आपको बताते हैं कि देखो भाई यहाँ पे वायरस है, एंड देन उसको रिमूव करते हैं ताकि आपके कंप्यूटर की हेल्थ जो है वो बेटर हो सके, उसकी स्पीड बेटर हो सके, उसमें स्पेस बेटर हो, उसके रिसोर्सेज बेटर यूज हो। ओके, तो ये आपके होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब ये काम कैसे करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो इसको देखो, इसको करने के 5 तरीके होते हैं, अलग अलग तरह के एंटीवायरस होते हैं, अलग अलग तरह की वर्किंग पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिग्नेचर बेस्ड। अब सिग्नेचर बेस्ड में देखो क्या होता है, कोई भी आपका वायरस है या कोई भी मालवेयर है, उसका एक क्या होता है, सिग्नेचर होता है, मतलब उसको, उसकी पहचान का एक तरीका होता है। अब आपका एंटीवायरस सिग्नेचर टाइप में क्या करता है, उस सिग्नेचर को लेता है जो वायरस का है, आपके कंप्यूटर की जितनी फाइल है सबके सिग्नेचर चेक करता है, अगर सिग्नेचर मैच हुआ वो आपको बता देता है भाई यहाँ पे ये वाला वायरस है, इससे बचा लो कंप्यूटर को। ठीक है, बट इसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि हर दिन नए वायरस क्रिएट होने, हर कोई फ्री बैठ के अगर उसको आता है, अगर इनफ मीन है और उसे जरूरत है तो वो वायरस क्रिएट कर ले रहे हैं। तो वायरस बहुत जल्दी क्या कहते हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और इनमें क्या है, बहुत काम भी हो रहा है। तो इसीलिए एंटीवायरस भी क्या है, लगातार उनके अगेंस्ट काम करता रहता है, नए नए जो सिग्नेचर हैं वो पहचानता रहता है नए वायरसेस के। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो एंटीवायरस हो, अगर वो सिग्नेचर बेसिस पे काम कर रहा है तो वो क्या रहे, अपडेटेड रहे। ऐसा ना हो कि सिग्नेचर पुराने दिखा रहा है, भाई आजकल तो कुछ और हो गया। ठीक है, तो ये आपका होता है सिग्नेचर बेस्ड एंटीवायरस। उसके बाद है सैंड बॉक्स डिटेक्शन। अब सैंड बॉक्स डिटेक्शन टाइप के एंटीवायरस क्या करते हैं, ये एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट करते हैं, मतलब ये कोई रियल एनवायरनमेंट नहीं है, ये जो बची हुई स्पेस वगैरह उससे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किए। ठीक है, अब इसमें फाइल को रखा जाता है, जो भी आपकी फाइल है जो आपको लग रहा है कि इन्फेक्टेड है उसको रखा जाता है, उसका बिहेवियर चेक किया जाता है, क्या ये फाइल वर्चुअल स्पेस में अपनी कॉपी खुद बना ले रही है, क्या ये जो फाइल है एंड जब हम इसको रख रहे हैं वर्चुअल स्पेस में अपने आप करप्ट हो जा रही है, क्या इसका साइज अपने आप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या ये फ्रेगमेंटेड हो रही है। तो उससे हमें पता चल जाता है, अगर ये थोड़ा सा वायरस जैसा बिहेव करती है या मालवेयर जैसा बिहेव करती है तो देन वी कैन रिड्यूस इट। हम जो यूजर है उसको बता सकते हैं कि भाई देखो ये फाइल प्रॉब्लम कर रही है एंड इसको ऐसे ऐसे रिमूव किया जाए। ठीक है, देन डेटा माइनिंग। देखो डेटा माइनिंग में तो अभी मैं आपसे बस ये बोलूंगी, यहाँ पे मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज किया जाता है ताकि बिहेवियर को देखा जा सके। इसमें अगर हम ज्यादा डिस्कस करने लग गए तो बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपने याद करना है कि कुछ जो एंटीवायरस है वो डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, जहां मॉडर्न मशीन लर्निंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है टू चेक द बिहेवियर ऑफ द फाइल। देन है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या करती है, ये जो कोड है, जैसे सिग्नेचर है ना, उसकी जगह पे, क्योंकि देखो वायरस या फिर मालवेयर भी क्या है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है। अगर वो एक सॉफ्टवेयर है तो उसका क्या होगा, वो एक कोड से आया होगा, कोड को ही तो हम टर्न करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो क्या करता है, इस कोड को पहचानता है,
कि ठीक है, अगर कोई मेलिशियस वो है, कोई भी मेलिशियस बीइंग है, जैसे अगर एंटीवायरस है या फिर वॉर्म है, तो उसका कोड क्या होगा, क्योंकि सबके सब सॉफ्टवेयर ही है, वो उस कोड को पहचानता है एंड एग्जिस्टिंग फाइल में कोड्स को देखता है, अगर कोई कोड मैच होता है तो वो बता देता है कि अच्छा ठीक है ये प्रॉब्लम है। तो ये क्या गया, आपका ह्यूरिस्टिक टाइप ऑफ एंटीवायरस हो गई। देन वी हैव इज रियल टाइम प्रोटेक्शन। अब रियल टाइम प्रोटेक्शन क्या है, जहां आपका एंटीवायरस, आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी फाइल को बोलो यार ये ना मैंने फाइल लग रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रही, देख करके आपको फाइल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपको कंप्लीट टाइम प्रोटेक्शन दिया जाता है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है उसी वक्त आपको इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि उसी प्रॉब्लम को वहीं पे कंटेन किया जा सके, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैले ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो ये हो गए आपके 4 एंटीवायरस जैसे जैसे काम करता है। ओके, एंटीवायरस आपका किस किस तरीके से काम करता है ये हमने पढ़ लिया है। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आपका है वो आपसे पूछ रहा है, विच एंटीवायरस डिटेक्शन मेथड रिलायज ऑन कंटिन्यूअस अपडेटेड वायरस डेफिनेशन फाइल। वायरस डेफिनेशन फाइल पे बेस्ड कौन सा आपका एंटीवायरस है? सैंडबॉक्स डिटेक्शन है, सिग्नेचर बेस्ड है, ह्यूरिस्टिक है एंड रियल टाइम है। देखो रियल टाइम तो कंप्लीटली आप इसको आउट कर सकते हो। ह्यूरिस्टिक भी मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम किसको कंपेयर करते हैं, कोड्स को, ना कि वीडीएफ को। ठीक है, सैंडबॉक्स तो कंप्लीटली डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, एक वर्चुअल स्पेस बनाई जा रही है, एक अलग से स्पेस बनाई जा रही है जो आपके कंप्यूटर से अलग काम कर रही है। ठीक है, ओनली सिग्नेचर बेस्ड, इसमें जो हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं वो क्या है, आपकी वीडीएफ कहते हैं उसको। अगर ये किसी मालवेयर का साइन है, इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसको वायरस डेफिनेशन फाइल यानी वीडीएफ। तो वीडीएफ के बेसिस पे हमारी कौन सी तरह का एंटीवायरस काम करता है, दैट इज द सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन। ऑलराइट, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट मालवेयर्स नाउ। तो अगला हमारे पास है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है, देखो बेसिकली आप इसको ले लो फिरौती। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई किडनैप कर ले, ठीक है, उसके बाद वो आपके मम्मी पापा से पैसे मांगता है आपको रिहा करने के। सिमिलरली रैंसमवेयर में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई भी फाइल है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, उसको चूज किया जाता है। अब इस डेटा को जो भी हैकर है या जो भी अटैकर है वो अपने पास रख लेता है। अब वो आपको दो तरह की धमकी देता है, या तो वो बोलता है भाई ऐसा करो, मेरे को पैसे इतने इतने भेजो तो मैं इसको तुम्हें यूज करने दूंगा, अदरवाइज मैं इसे यूज ही नहीं करने दूंगा, तुम्हें एक्सेस ही नहीं करने दूंगा, मैंने पासवर्ड लगा रखा है। या दूसरा वो क्या करता है कि मुझे XYZ पैसे दो, अदरवाइज मैं इस डेटा को क्या करूंगा, आपके वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दूंगा। ठीक है, आपके वेरियस प्लेटफॉर्म पे इस डेटा को रिलीज कर दूंगा, ताकि क्या हो जाएगा, अगर वो कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो वो क्या हो जाएगी, लीक हो जाएगी। कोई मूवी भी हो सकती है, ठीक है, कोई नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो वो भी हो सकता है। तो दैट इज द रैंसमवेयर। देन नेक्स्ट वी हैव इज ट्रोजन। ट्रोजन क्या हो जाता है, देखो ये ऐसा लगता है कि भाई बहुत सही सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेट्स से कोई गेम है, इस तरीके से लगता है कि यार ये बहुत सही गेम है, तो आपने देखा, आपने कहा कि यार ये गेम तो सही लग रहा है, आपने क्या किया, इसको डाउनलोड किया। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लिया, आपने अपने कंप्यूटर फोन पे या कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल कर लिया। अब एक्चुअल में पता चलता है इंस्टॉल करने के बाद कि भाई ये तो वायरस या वॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, वायरस या वॉर्म की तरह बिहेव कर रहा है। ऑल दो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सब जगह फैल जाएगा कि नेटवर्क में हो तो, लेकिन आपके कंप्यूटर में आ गया ना, तो आपके कंप्यूटर पे आप टाटा बाय बाय। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपका कंप्यूटर स्लो होगा, फिर धीरे धीरे उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होना शुरू कर देंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कंप्लीटली काम करना बंद कर देगा। ओके, अब ये फैलता कैसे, इट्स स्प्रेड वाया यूजर एक्शन। कोई भी अटैचमेंट दे रखी हो, कोई भी चीज डाउनलोड करनी हो, ठीक है, शेडी वेबसाइट से, या फिर किसी ने आपका कंप्यूटर हैक किया और ट्रोजन डाल दिया, तो इन तरीकों से आपका कंप्यूटर क्या होता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। एंड दिस इज हाउ रैंसमवेयर एंड ट्रोजन वर्क्स। अब नेक्स्ट है हमारा स्पैम। स्पैम की अगर हम बात करें तो स्पैम क्या होते हैं, देखो स्पैम होते हैं अनसोलिसिटेड एडवर्टीजमेंट एंड इनविटेशन सेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट। दैट मीन्स ये ऐसे ईमेल, ऐसे मैसेजेस, ये ऐसे फॉर्म्स हैं जो किसी ने डिमांड नहीं की लेकिन आपको भेजे जाते हो। आपने काफी बार देखा होगा, जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है आपकी,
ये काफी बार आपको क्या भेजते हैं, बहुत सारे स्पैम कि भाई हमारी सेल आ गई है, हमारा सामान खरीदो, देखो इस पे सेल है, देखो इस सामान पे सेल है, अब इस सामान पे सेल है। क्या आप उस सामान के लिए आपने बोला कंपनी को कि भाई मुझे मेल भेजो? नहीं, पर वो भेजे जा रहे हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? स्पैम की कैटेगरी में आते हैं। अब दिक्कत क्या होती है स्पैम के साथ? देखो, जब आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो काफी बार ये चांस रहता है कि आपकी मेमोरी फुल हो जाए, एंड जो आपके जेन्युइन मेल थे वो ना आ पाए। जो आपके जेन्युइन मेल थे, जो आपके ऑफिस से आ रहे थे या जो आपके रिलेटिव्स की तरफ से आ रहे थे, वो हो सकता है ना आए। दूसरा, कभी हो सकता है कि आप कोई मेल ढूंढ रहे हो और आपने किसी ऐसे लिंक पे क्लिक कर दिया जिसमें क्या है, मालवेयर है। ठीक है। तीसरा, हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑफर दिया जाए, जैसे अगर आपसे बोल रखा है देखो ये 1000 रुपए का सामान है, लेकिन ये आपको जस्ट मिल रहा है 50 में, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है वो 2000 का डिलीवरी चार्ज लगा दें। तो ऐसे डिसेप्टिव ऑफर्स भी आपको मिल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिए हैं कि स्पैम्स के क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं, स्पैम क्यों एक प्रॉब्लम होते हैं। ओके, मूविंग ऑन, HTTP एंड HTTPS में डिफरेंस। ठीक है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो जितनी भी ऑनलाइन आपको फ्रॉड्स होते हैं या ऑनलाइन आपको जितनी भी दिक्कतें आती हैं, उनसे बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जिस वेबसाइट से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट आप ओपन कर रहे हैं, जहाँ से भी आप चीज़ें डाउनलोड कर रहे हैं, पहले तो वो खुद ही सिक्योर है या पहले से तो वो खुद ही इनक्रिप्टेड है। अगर वो सिक्योर और इनक्रिप्टेड नहीं होगी तो हैकर के लिए भी उसको हैक करना या उस पर काम करना या उससे डेटा चुराना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि जो उसका लिंक है, जैसे www.facebook, ठीक है, .com है, अगर ये है तो इससे पहले क्या HTTP है या HTTPS है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है कि HTTPS ही हो। क्यों? क्योंकि S स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। ये आपके सिस्टम को या आपके कंप्यूटर को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा लेयर दे देता है फ्रॉम द अटैकर्स और हैकर्स और एनी काइंड ऑफ मालवेयर। देन HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं होती है, यहाँ पे इंक्रिप्शन की जाती है डेटा भेजने से पहले। सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा वेनरेबल है फॉर द इंटरसेप्शन। ठीक है, आप डेटा को भेज रहे हो, वो इजीली बीच में से कोई चुरा सकता है। अगर मैं बात करूं HTTPS की, क्योंकि यहाँ पे हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं, हम यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट को यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा सिक्योर होते हैं। इसीलिए अगर कोई पब्लिक कंटेंट है, जैसे न्यूज़ है, व्लॉग है, उसके लिए आप HTTP यूज करो, लेकिन अगर कोई पर्सनल चीज है जहाँ पे आप सेंसिटिव डेटा रख रहे हो, वहां पे आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि उसमें HTTPS ही हो। ओके, अब इसमें अगर मैं बात करूं SSL की, ओके, तो लास्ट ईयर यूपीएससी आपसे पूछ चुका है SSL की फुल फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए। एस, पहला जो एस होता है स्टैंड फॉर सिक्योर, दूसरा स्टैंड फॉर सॉकेट एंड थर्ड स्टैंड फॉर लेयर। ये क्या है? एक तरह का कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। हमने पहले से कुछ प्रोटोकॉल पढ़ रखे हैं और एक प्रोटोकॉल आपका ये भी है, ताकि वेबसाइट से जो यूजर है वो सिक्योरली जुड़ सके। तो दिस इज दी SSL। ओके, एंड सेंसिटिव डेटा को आपने HTTPS में ही रखना है। देन अब प्रोटेक्ट करने के लिए फर्दर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है फायरवॉल्स। ओके, फायरवॉल क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट्स अ ट्रस्टेड नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। दैट मीन्स ये एक तरीका है जिससे आपका जो प्रोटेक्टेड डेटा है, आपने नेटवर्क बना रखा है कंप्यूटर्स का, एंड आप चाहते हो कि ये क्लोज रहे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम बाकी ना आए। ठीक है, तो इनको किसी भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी अटैक से बचाता है आपका फायरवॉल। ऑलराइट, ये काम कैसे करता है? ये एक तरह का फिल्टर है। ठीक है, जैसे आपने पेपर फिल्टर देखा होगा, वाटर फिल्टर देखा होगा, इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये देखते कि भाई जो कैसी जो फाइल आ रही है उसमें वो सारे रूल मान रही है कि नहीं मान रही है, जो फाइल जा रही है वो रूल मान रही है कि नहीं मान रही है। अगर वो सारे रूल मान रही है तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो फाइल क्या है, करप्टेड है। ओके, अब फायरवॉल दो तरह के होते हैं, नेटवर्क फायरवॉल एंड होस्ट फायरवॉल। नेटवर्क फायरवॉल क्या होता है? ये बेसिकली काम करता है इंटरनेट पे। तो इट्स सिट बिटवीन टू और मोर नेटवर्क मॉनिटरिंग द ट्रैफिक। दो नेटवर्क के बीच में ट्रैफिक कैसा है। दूसरा है हमारे पास होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ये क्या है? इट इंस्टॉल ऑन अ सिंगल कंप्यूटर टू मॉनिटर द ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम द मशीन। ये क्या करता है? बेसिकली आपके कंप्यूटर पे होगा
और जितनी भी आने और जाने वाली चीजें हैं वो देखता है कि भाई ये सब चीजें सही हैं कि नहीं है। तो नेटवर्क बेसिकली डील करता है वेबसाइट की साइड से, नेटवर्क फायरवॉल। एंड अगर होस्ट फायरवॉल की बात करें, ये डील करता है सिस्टम टाइप साइड से। ठीक है, दोनों ही फायरवॉल है लेकिन अलग अलग लेवल पे है। ऑल राइट, moving on. A firewall placed on an individual computer to monitor only that the machine's traffic is known as what? A network firewall, host based firewall, proxy firewall or application firewall? बहुत easy question है. You should know that we are talking about the host based firewall, option B. Okay, moving on. Let's talk about cookies, and these are not the cookies that we enjoy. These are not the biscuit that we say. Okay, ये क्या है? कंप्यूटर वाली कुकीज हैं। ये बेसिकली क्या होती हैं? ये ऐसी छोटी फाइल्स होती हैं जो एक वेबसाइट स्टोर करती है। ठीक है, आपने काफी बार देखा होगा, कभी भी आप कोई साइट विजिट करते हैं तो उसमें आता है कि एक्सेप्ट द कुकीज, ठीक है, अलाउ ऑल, दिस टाइप के ऑप्शन आते हैं, तो वो यही कुकीज है। बेसिकली यहाँ क्या होता है, एक छोटी फाइल क्रिएट की जाती है वेबसाइट पे ही, ठीक है, आपके कंप्यूटर से, मतलब होती है आपके कंप्यूटर पर, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए होगी जिसमें आपकी ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? कुकीज। ठीक है, अब कुकीज क्या होती है? देखो, वैसे कुकीज ऐसा नहीं कि बुरी ही है। वी हैव द सीजन कुकीज। सीजन कुकीज क्या होती हैं? दे ट्रैक ऑन गोइंग सेशन, जो भी आपका सेशन चल रहा है उसको देखती हैं, एंड एक्सपायर ऑटोमेटिकली आफ्टर द टाइम आउट। जब तक आप, लेट से मिंत्रा आपने कंप्यूटर पे ओपन किया, तो जब तक आप मिंत्रा पे काम कर रहे हैं तो वो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करती है। जैसे आपने टाइम आउट किया, ठीक है, जैसे ही आपका टाइम हो गया कुछ, जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, ऑटोमेटिकली वो टाइम आउट हो जाता है। आपने देखा होगा काफी सारी सरकारी वेबसाइट्स पे जब आप लॉग इन करते हो, ऐसे 15 मिनट का टाइमर चलना शुरू हो जाता है। अगर आप आईटीआर भर रहे हैं या फिर आप अपना टैक्स भर रहे हैं, तो आप आईटी डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो आपको ये सेम चीज वहां पे भी मिलेगी। ओके, सेशन कुकीज वहां होती है, 14 मिनट की, 15 मिनट की, अलग अलग टाइम होता है। देन वी हैव इज ऑथेंटिकेशन कुकी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कुकी क्या है? अगर एक यूजर ने लॉगिन कर लिया है तो उसकी डिटेल को याद रखती है ताकि हमें बार बार लॉगिन ना करना पड़े। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आप एक बार फोन से लॉगिन करते हैं, वो हमेशा से ही लॉगिन रहता है। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे आपको दोबारा आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कुकी है ऑथेंटिकेशन कुकी जिसने आपका सारा आईडी पासवर्ड को स्टोर करके रखा है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ, नॉट सॉरी, थ्री टाइप, टू टाइप्स ऑफ कुकी। अब यहाँ तो आपको सुन के लग रहा होगा कि यार ये तो सब चीजें अच्छी हैं, तो हमें प्रॉब्लम कहाँ है? हम क्यों कुकीज को ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये खराब चीज है? प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है हमारी सुपर कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज। ठीक है, सुपर कुकीज क्या होता है? जहां मालवेयर ओकेजनली डिस्गाइज करता है इटसेल्फ एज अ कुकी, मतलब जो हमारा थ्रेट है वो काम करेगा एज अ कुकी। अब यहाँ पे अगर हम सुपर कुकीज की बात करें तो मालवेयर से देखो क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कुकीज क्या करती है, एक छोटी सी फाइल क्रिएट कर लेती है। अब आपका कंप्यूटर उसको कैसे पहचानेगा कि नहीं यार ये तो कुकीज है किसी वेबसाइट के लिए, इसको तो बचा के रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कर देता है? प्रॉब्लम कर देता है। ये होती है आपकी सुपर कुकीज। बात करूं मैं ज़ॉम्बी कुकीज की, तो ज़ॉम्बी कुकीज के साथ क्या प्रॉब्लम है? ये ऐसी कुकीज है, जैसे लेट्स से आपने वेबसाइट यूज की, आपने उस समय लेट्स से आपको लॉगिन करने का मन नहीं किया, आपने कुकी क्रिएट कर दी। अब आप इसको 10 बार डिलीट कर चुके हो लेकिन ये डिलीट होने का नाम तक नहीं ले रही है, तो ये आपकी क्या हो जाती है? ज़ॉम्बी कुकीज। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करती हैं कुछ कुकी? एक तो सुपर कुकी हो गई, मालवेयर वाली ज़ॉम्बी कुकी हो गई आपकी, जो डिलीट नहीं हो रही है। जो थर्ड पार्टी शेयरिंग कुकीज होती हैं वो क्या करती हैं? जितना भी आप डेटा ले रहे हो, बिना आपसे पूछे, बिना आपका कुछ किए, थर्ड पार्टी को बेच रही है। अब वो थर्ड पार्टी क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट कंपनीज जो है उनको आपका डेटा बेचेंगी ताकि वो आपको पर्टिकुलरली टारगेट कर सकें, एंड दिस इज द थर्ड पार्टी शेयरिंग कुकी। ओके, इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे साथ आती है वो है आइडेंटिटी थ्रेट की। आइडेंटिटी थ्रेट कैसे एक प्रॉब्लम है? कोई आपका नाम लेके, आपका आपका आइडेंटिफिकेशन लेके, उसके बाद लेट से आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो आपके नाम पे लोन ले ले। इसके अलावा वो क्या करे? आपके डेटा वगैरह का, जितना भी आपका डेटा है ये सब है, वो किसी शेडी सी स्कीम में या शेडी सी वेबसाइट में उसको अपलोड कर दे। तो ये क्या हो जाता है? आइडेंटिटी थ्रेट होता है। कहीं पे आपकी आइडेंटिटी को यूज करके वो काम किया जा रहा है बिना आपकी नॉलेज के। आइडेंटिटी थ्रेट ये होता है। काफी बार इसमें क्या आता है, लोग क्या करते हैं, आपकी जो भी डीपी है उसको लेंगे और उससे अपनी डीपी पे लगाएंगे और आपके नाम से एक वो चला बना देंगे, इंस्टाग्राम पेज या फेसबुक पेज बना देंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है। ओके, अब इसको एक बस क्लियर कर लेते हैं, वेट अ सेकेंड। ऑलराइट,
क्लियर हो चुका है। मूविंग ऑन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैकर्स एंड क्रैकर्स। देखो हैकर्स ऑल्दो हमने बात कर दी, हैकर्स क्या होते हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज है, नेटवर्क की बहुत अच्छी नॉलेज है, एंड ये प्रोग्रामिंग भी जानते हैं। ये ऐसे लोग क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर की किसी वीकनेस को फाइंड करते हैं एंड उसमें आपके कंप्यूटर का एक्सेस ले लेते हैं। अब एक्सेस लेने के बाद ये क्या करेंगे, या तो ये कि आपके कंप्यूटर को डेटा को क्या कर सकते हैं, उसको फिरौती ले सकते हैं उसके नाम की, दैट मीन्स रैंसमवेयर वाला काम कर सकते हैं, या आपके कंप्यूटर पे ट्रोजन डाल सकते हैं, या आपकी एक्टिविटी पे नजर रख सकते हैं, आपकी एक्टिविटी को स्टोर करके किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। तो ये सभी काम कौन करते हैं? हैकर्स करते हैं। ठीक है। अब हैकर्स जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं आपके, ओके, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। व्हाइट हैक हैकर्स क्या होते हैं? ये मोस्ट एथिकल हैकर्स होते हैं। ये ऐसे हैकर्स हैं जो एक्चुअल में आपके सिस्टम को नहीं वो कर रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में जो लूप होल है, जो वीकनेस है, जिसकी वजह से जो मेन हैकर है वो आपके कंप्यूटर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, उसको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। या फिर ये क्या करते हैं, जो हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं इनसे लड़ाई भी करते हैं। ब्लैक हैट हैकर ने आपका कंप्यूटर हैक किया, व्हाइट हैकर्स ने उनका कंप्यूटर हैक कर दिया, इस टाइप से। तो मतलब ये फेंड ऑफ करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स को। अब ब्लैक हैक हैकर्स क्या होते हैं? ये वो पीपल है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हैकिंग को बदनाम किया हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में बिना आपकी नॉलेज के आपके कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं, ओके, एंड उसको डेटा को या फिर आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी को यूज करते हैं। देन वी हैव आर ग्रे हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर्स हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है, जो जिनको ऐसा नहीं है कि उनको ब्लैक हैट से लड़ना है या फिर उनको आपका डेटा को यूज करना है। इनका बेसिकली काम क्या है? ये ऐसे लोग हैं जिनको बस आता है ये काम, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, ठीक है, वो क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको आता है। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, न्यूट्रल हैकर्स हैं, ग्रे हैट हैकर्स। इनको ना ऐसा चाहिए कि भाई मेरे को तो पैसे चाहिए, ऐसा भी नहीं है, या इनके कोई ऐसे इल इंटेंशन नहीं है कि नहीं भाई मेरे को तो आपकी एक्टिविटी देखनी है। ये बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इतना दिखाना चाहते हैं। ये होते हैं हमारे ग्रे हैट हैकर्स। ऑलराइट, next, hackers who are hired by organization to test and fix security flaws are known as what? मतलब ये स्पेसिफिक हैकर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लूप होल्स को दूर कर रहे हैं। तो ये कौन से होते हैं? क्या ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, व्हाइट हैट होते हैं, या स्क्रिप्ट किडीज होते हैं? तो अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन सी, दैट इज व्हाइट हैट हैकर्स, तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। अदरवाइज इतना कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स की। मतलब कुछ इंटरनेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनसे हमने अवेयर रहना है। माइंड यू, अभी आप देखोगे यूपीएससी ईपीएफओ में ना अपकमिंग चीजों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और जो इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है, ये आपके थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? इट क्रिएट अ फेक डुप्लीकेट लुकिंग वेबसाइट टू स्टील द कस्टमर डेटा एंड दिस इज एडवांस फॉर्म ऑफ फिशिंग। फार्मिंग में बेसिकली क्या किया जाता है, एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है। लेट्स से एक वेबसाइट बना दी है sbi.gov.ru, ठीक है, ऐसे करके कुछ वेबसाइट बना रखी है। अब और ये वेबसाइट दिखने में ऐसी होती है ना कि अगर आप इसमें लॉग इन करोगे आपको लगेगा यही लेजिट वेबसाइट है। मतलब ये वेबसाइट इतनी वेल क्रिएटेड होती है, इसका लुक जो होता है ऑथेंटिक, जैसे अगर एसबीआई की जो ओरिजिनल वेबसाइट होगी sbi.in करके, उसके जैसी ही दिखने में होती है ये जो फेक वेबसाइट होती है जो .ru करके है, ठीक है, दिखने में क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। तो क्या करेगा भाई, अगर आपने नेट बैंकिंग करनी है, आप उसमें आईडी पासवर्ड डाल के पैसे कुछ विड्रॉ करोगे, तो आप पासवर्ड वगैरह तो डालोगे, आईडी अपनी डालोगे। तो ये क्या करता है, वहीं से देखता है सारी चीजें एंड आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो दैट इज दी फार्मिंग। द नेक्स्ट वी हैव इज मेल बॉम्ब। मेल बॉम्ब बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेल, बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे ईमेल भेजे जाते हैं एक होस्ट को, ठीक है, मेल बॉम्ब की तरह ड्रॉप किया जाता है मेल्स को, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है। ऐसा क्यों होगा? देखो, क्योंकि बहुत सारे मेल हो गए। भाई कंप्यूटर की भी तो कैपेबिलिटी है ना, उसकी भी कुछ लिमिट है। मेल आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, वो इनबॉक्स में एक नंबर दिखाएगा और जब तक वो पुराने मेल्स को दिखा रहा है नए मेल्स आते ही जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा,
एक टाइम के लिए सिस्टम जो है हमारा क्रैश कर जाएगा कि भाई मैं और मेल नहीं ले सकता हूँ, पहले पुराने वाले तो खोलने दो। ठीक है, तो दैट इज द मेल वॉर्म। द नेक्स्ट वी हैव इज स्केयरवेयर। स्केयरवेयर मतलब नाम से पता चल जाए, स्केयर मतलब डराता है ये आपको। तो स्केयरवेयर क्या है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको डराते हैं। क्या डराते हैं? ये आपको बोलते हैं कि भाई देखो आपके कंप्यूटर में तो 5 वायरस है, इसलिए आपका सिस्टम स्लो हो रहा है, XYZ ऐप डाउनलोड करो, आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा। जबकि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं था। ये बस क्या करते हैं, टैक्टिक्स होते हैं, तरीके होते हैं ताकि आपसे फेक एप्लीकेशन को डाउनलोड कराई जा सके। अब अगर इनका सिर्फ डाउनलोड पर्पस था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर अगर जो ऐप है वो मेलिशियस है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है और आपने डाल दिया है, देन क्या बन जाते हैं, स्केयरवेयर थोड़े से डरावने बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज स्निफर। स्निफर्स मतलब क्या होते हैं? somebody who is sniffing। ओके, स्निफर्स क्या करते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दैट मॉनिटर्स द नेटवर्क ट्रैफिक टू कैप्चर कॉन्फिडेंशियल डेटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, लगातार आपके नेटवर्क पे नजर रखते हैं कि कौन सी वेबसाइट में जा रहे हो, कौन सी वेबसाइट में जा रहे हो, जैसे कौन सी वेबसाइट में जा रहे हो। लेट्स से जैसे ही आप आईटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट में गए, तब ये क्या करते हैं, आपके डेटा को चुरा लेते हैं, एंड दैट इज द स्निफर्स। नेक्स्ट वी हैव इज रूट किट। रूट क्या है? इट हाइड मैलिशियस ऑब्जेक्ट सच एज प्रोसेसेस और फाइल फ्रॉम द डिटेक्शन। रूट किट क्या करता है? ये मैलिशियस ऑब्जेक्ट्स को या प्रोसेसेस को बचाता है डिटेक्शन से। दैट मीन्स ये जितने भी वायरस वगैरह हैं उनको बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? इट एक्वायर पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा थ्रू द ऑफिशियल लुकिंग फ्रॉडुलेंट ईमेल। फिशिंग में क्या होता है? बेसिकली कोई इंस्पेक्टर बन के बैठ गया, जैसे आप हो, आप लेट से आपका नाम है अमर, एंड आप इंस्पेक्टर हो यूपी में। अब किसी ने क्या किया, आपका नाम पढ़ा, उसके पास लेट से आपका इंफॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, आपका आईडी नंबर बाकी चीजें हैं, उसने पुलिस की इंफॉर्मेशन डाली और कहा कि माय नेम इज अमर। तो वो क्या कर रहा है, आपकी आइडेंटिटी को चुरा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिशिंग। ठीक है, इसी की एडवांस फॉर्म होती है फार्मिंग। जब थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो वो क्या बन जाती है, फार्मिंग बन जाती है, अदरवाइज क्या होती है, फिशिंग होती है। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव DOS एंड DDoS। DOS क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। जब बेसिकली आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मना कर दिया जाए। ऐसा क्यों होता है? देखो, लेट से आपने अपने कंप्यूटर से मूवी डाउनलोड करनी है और मैंने डिसाइड किया कि इसको तो मैं मूवी डाउनलोड नहीं करने दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, जो जो एक्चुअल में सर्वर है उसके पास इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज दूंगी, वो भी इलिजिटिमेट, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के लिए या बहुत टाइम तक जितना भी इनकमिंग था वो पाथ क्या हो जाएगा, चोक हो जाएगा। तो उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतनी रिक्वेस्ट तो लाइन में लगी हुई है, तुम अपनी रिक्वेस्ट के लिए अब 10-20 दिन वेट करो। तो ये क्या होता है हमारा DOS, डिनाइल और ऑफ सर्विस वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। जब सेम ही चीज की जाए कि अगर लेट से आप कोई मेल देखना चाहते हो, आप कोई टिकट बुक करना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, आप जैसे ही उस वेबसाइट पे जा रहे हो, बहुत सारी क्या हो रही है, मेल्स भेजी जा रही हैं ताकि आपकी मेल, एक्चुअल जो मेल है वो पहुंचे ही ना सके। तो ये क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है कि अगेन रिक्वेस्ट बहुत भेजी जा रही है, लेकिन वो एक कंप्यूटर से नहीं आ रही, वहां पे हमने 10 लोग हायर किए हैं, वो अलग अलग जगह पे है, कोई पुणे में बैठ रखा है, कोई तमिलनाडु बैठ रखा है, कोई नेपाल बैठ रखा है, कोई अमेरिका बैठ रखा है, सबके सब लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो अब क्या हो रखा है, जोग्राफिकली लोग बहुत अलग अलग जगह पे हैं, तो इस केस में तो रिक्वेस्ट रोकना और भी मुश्किल होता है। तो इसको बोलते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। आई होप ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं थी। आप अगर सिर्फ इनके थ्रेड के ना नेम्स को, जैसे फार्मिंग है यहाँ पे, या मेल बॉम्बिंग है, या स्केयरवेयर है, इनको भी पढ़ के आप समझ लोगे तो एग्जाम में आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। पढ़ के ध्यान से समझ के ही आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास है एसिमेट्रिक राउटिंग। एसिमेट्रिक राउटिंग क्या है? जब इंट्रूजन पैकेट्स को हम मल्टीपल पाथ से भेजते हैं। देखो, जब हम नेटवर्क इंट्रूजन टेक्निक की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली ये बोल रहे हैं कि कैसे जो नेटवर्क है उसमें घुसा जा सके या कैसे उसको करा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है एसिमेट्रिक राउटिंग। अब राउटिंग हमने पढ़ ली कि रास्ते कैसे कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, सर्किट राउटिंग वगैरह हमने पढ़ ली, पावर पैकेट राउटिंग एंड सर्किट राउटिंग। तो इसमें क्या होता है, देखो, स्विचिंग बेसिकली, लेकिन उसमें जब हम सर्किट की बात करते हैं तो हम राउटिंग की ही बात करते हैं। रास्ते कैसे दिए जाएं,
तो एसिमेट्रिक राउटिंग में क्या किया जाता है, बहुत सारे रास्तों से क्या किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है। जो भी मैंने मैसेज भेजना हो, चाहे उसमें मालवेयर हो, चाहे मैंने आपका रैंसमवेयर भेजना हो, चाहे मैंने आपको ट्रोजन भेजना हो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे रास्ते यूज करके उनको भेजती हूँ। अब इसका पर्पस क्या होता है, देखो 4 रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, 5 रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, 500 रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन मैं 1000 रास्तों से भेजूंगी, एक तो कोई रास्ता होगा जिससे वो मैसेज जो जाए वो क्रॉस हो जाए, फायरवॉल क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिक राउटिंग, जब बहुत सारे रास्तों से मैसेज भेजा जाता है ताकि जो नेटवर्क सेंसर है वो काम करना बंद कर दे, वो फेल हो जाए। देन नेक्स्ट वी हैव इज बफर ओवरफ्लो अटैक। अब बफर ओवरफ्लो अटैक की हम बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम एक्सप्लॉइट करते हैं प्रोग्रामिंग एरर को, ठीक है, ताकि हम में ओवरराइड कर सके मेमोरी को एंड मैलिशियस कोड को डाल सकें। दैट मीन्स कोई ना लूप होल या कोई कमी होगी प्रोग्रामिंग में, चाहे आपने कोई गेम डाउनलोड किया है उसमें वो दिक्कत हो, चाहे आपने कोई कैमरा का ऐप है उसमें कोई दिक्कत हो। अब हैकर को पता है, या फिर जो भी पार्टी है थर्ड पार्टी, उसे पता है कि भाई जिस जिसके फोन में ये ऐप है उसके दिक्कत फोन में ये वाली दिक्कत होगी, तो वो क्या करेंगे, उसको यूज करके आपके कंप्यूटर को अटैक करेंगे। तो ये हमारा हो जाता है बफर ओवरफ्लो अटैक। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रैफिक फ्लडिंग। ट्रैफिक फ्लडिंग में क्या किया जाता है, जब आपको पता है कि ये मैसेज है, ठीक है, ये पैकेट्स के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में आ रहा है, यहाँ क्या किया जाता है, 10 लाख पैकेज आपके कंप्यूटर की तरफ को भेज दिए जाते हैं। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी है उसको समझ ही नहीं आता भाई किनको मैं जाने दूं और किनको मैं नहीं जाने दूं, तो दैट बिकम्स द ट्रैफिक फ्लडिंग। ओके, पूरे के पूरे ट्रैफिक को बहुत ज्यादा फ्लड कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज स्नूपिंग। स्नूपिंग क्या होता है, देखो स्नूपिंग होता है जब एक रिकॉर्डिंग डिवाइस आपके कंप्यूटर वगैरह में कहीं पे भी लगा दी जाए, या सिस्टम में या नेटवर्क में लगा दी जाए। ठीक है, अब उसमें बातें रिकॉर्ड हो रही है भाई, हो गई, एक दिन हो गया, मैं कल आई और मैं वो रिकॉर्डिंग डिवाइस ले गई, तो ये होती है स्नूपिंग। अगर यही चीज कंप्यूटर के टर्म में की जाए, या तो ऐसा होता है ना, मैंने कोई हार्डवेयर या कोई मशीन ली जिसमें बात रिकॉर्ड हो सकती है वो रख दिया, या फिर क्या होता है मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती हूँ जो आपके कंप्यूटर में बिना आपकी परमिशन के सारी चीजें रिकॉर्ड करे, बाद में वो थर्ड पार्टी को भेजे और थर्ड पार्टी यूज कर ले। तो ये होती है स्नूपिंग, यहाँ कैप्चर की जाती है बात को, स्टोर किया जाता है बात को, एंड बाद में पढ़ा जाता है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। उसके उसी के जैसी बट डिफरेंट है ईव्सड्रॉपिंग। ईव्सड्रॉपिंग में क्या होता है, बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही, बातें डायरेक्ट अभी सुनी जा रही हैं। जैसे कि एक तो मैंने रिकॉर्डिंग डिवाइस रख दी तो वो तो होगी स्नूपिंग। अगर मैं खुद ही बाहर खड़ी हो गई और बड़े मजे से आपकी बात सुन रही हूँ तो मैं कर रही हूँ ईव्सड्रॉपिंग। ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग में क्या हो जाता है, रियल टाइम में रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा है, रियल टाइम में बातें सुनी जा रही हैं कि भाई आपकी फोन में बात क्या हो रही है, भाई आप जो बात कर रहे हो वो बात है क्या। तो ये होती है ईव्सड्रॉपिंग। तो स्नूपिंग ईव्सड्रॉपिंग भी हमने देख ली। स्नूपिंग में क्या डिफरेंस है कि इसमें बातें रिकॉर्ड करके बाद में सुनी जाती हैं, ईव्सड्रॉपिंग में अभी करंट टाइम में रियल टाइम में बातें सुनी जा रही हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस फॉर यू। क्लियर भी नहीं हुआ ये, चलो कोई नहीं, ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नूपिंग एंड ईव्सड्रॉपिंग। अब ये मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया है, ये आपको बहुत अच्छे से आ भी जाना चाहिए। स्नूपिंग टारगेट्स हार्डवेयर ओनली, ईव्सड्रॉपिंग हैपन इन रियल टाइम, स्नूपिंग कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर एनालिसिस, स्नूपिंग इज ऑलवेज लीगल, ईव्सड्रॉपिंग ओनली अफेक्ट्स ईमेल। सो अगर आपने ध्यान से सुना और आपको समझ में आ गया तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग। नाउ इंटरनेट सेफ्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ बेसिकली हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिसेस की जो कि आपकी हेल्प करती है इंटरनेट को सिक्योर करने में, आपको बचाती है। क्योंकि देखो इंटरनेट में ना कितने भी आप एंटीवायरस डाल लो, कितना भी कुछ आप फायरवॉल लगा लो, अगर आपकी हैबिट ही ऐसी है कि आप वायरस वाली साइट्स को विजिट कर रहे हो या आप केयरलेस हो, तो क्या होगा, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होंगी। आप बेसिकली एक लूप होल या फिर एक वीकनेस दे रहे हो जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। उससे बचने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें सेफ प्रैक्टिसेस चाहिए होती हैं। अब वो क्या है पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड रखिए, चाहे आपके जीमेल का हो चाहे किसी और चीज का हो, लेकिन पासवर्ड क्या होना चाहिए, गेसेबल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी डीओबी रखिए कि कोई भी गेस कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है, पासवर्ड मांगा आपने, पासवर्ड डाल दिया, अब उसके बाद ओटीपी भी भेजा जा रहा है, तो इंसान के पास दोनों होना चाहिए, ओटीपी भी पासवर्ड भी, दो फैक्टर होने चाहिए कि भाई ये मैं ही हूँ, तभी जाके वो ओपन होना चाहिए, कोई भी वेबसाइट है या कोई भी मेल है।
देन सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपडेट करना है। कौन से सॉफ्टवेयर को? एंटीवायरसेस को। एंटीवायरस क्या करते हैं, और इवन रेगुलर सॉफ्टवेयर को भी। पता है क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, हालांकि वो बहुत मेहनत करती है, लेकिन काफी बार ना लूप होल्स रह जाते हैं। बाद में जब वो यूजर्स के पास आती है, यूजर बताते हैं कि भाई देखो ये कमी, ये कमी, ये कमी। फिर कंपनी क्या करती है? नया पैच या फिर नया वर्जन उसका रिलीज करती है। तो अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, एंड क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। देन सिक्योर वाईफाई एंड वीपीएन। आपको ऐसा नहीं करना कि यार देखो ये ना मैं कॉफी शॉप में बैठा हूँ, यहाँ फ्री का वाईफाई मिल रहा है, यूज कर लो। मैं रेलवे स्टेशन बैठा हूँ, वाईफाई चला लेता हूँ। ठीक है, ऑल्दो दे आर फ्री बट दे आर नॉट सिक्योर। वो क्या है? पब्लिक वाईफाई है। वहां पे अगर आप कोई डिटेल डालते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन अगर कोई बंदा देखना चाह रहा हो, वो सब देख सकता है कि भाई क्या आपका आईडी है, क्या आपका पासवर्ड है, ये सभी चीजें देखी जा सकती है। ठीक है, और अगर आप तब भी पब्लिक वाईफाई को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोशिश कीजिए वीपीएन यूज हो। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज हो, ताकि आप थोड़े से प्रोटेक्टेड रहें। उसके बाद फिशिंग एंड फार्मिंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई नया स्कैम आ रखा है, आपने खुद को क्या करना है? अपडेट करके रखना है, ताकि फिशिंग एंड फार्मिंग से आप कुछ आप बच सको। और ऐसा नहीं कि किसी ने बोला भाई देखो यूजुअली वॉशिंग मशीन 10,000 की आती है, हमारे पास आज एक ऑफर है जिसमें 999 के क्लिक, तो आपने क्लिक नहीं कर देना। इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, देन इट इज। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो सच में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, देन प्रेफर HTTPS, ये मैंने आपको बता दिया। कभी भी सिक्योर प्रोटोकॉल की तरफ आपने जाना है, HTTP को जहां हो सके वहां अवॉइड करना है। एंड इसके अलावा काफी बार क्या होता है, जो आपका मालवेयर है वो आपकी फाइल्स को डिलीट करता है, और हो सकता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल हो, तो इसलिए आपने क्या करना है? बैकअप भी रखना है अपने पास अपनी फाइल्स का। ओके, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो हम एडल्ट्स हैं, साइबर बुलिंग हो या कुछ चीजों, हमें पता है कि भाई लॉगिन मत करो, या हमारे पास हम इतने स्ट्रेंथन हैं कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउएवर चिल्ड्रंस आर वेनरेबल। चिल्ड्रन थोड़े से बेचारे फंस सकते हैं चीजों में। ठीक है, आपने काफी बार केस सुने होंगे कि ठीक है गेम के चक्कर में 1 लाख रुपए दे दिए, गेम के चक्कर में कोई कहीं चला गया, किडनैप हो जाते हैं बच्चे, कि दोस्तों से मिलने गए किडनैप हो गए। तो इस तरह की हरकतें होती हैं। तो हमें क्या करना है? बच्चों को भी सेफ इंटरनेट प्रैक्टिसेस बतानी है। जैसे पहला है पेरेंटल कंट्रोल। किस तरह का कंटेंट बच्चा कंज्यूम करे, कितना उसका स्क्रीन टाइम हो, इसको हमने फिक्स करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि 24 घंटे बच्चा स्क्रीन पे बैठा है। देन सेफ सर्च सेटिंग। गूगल पे आपने देखा होगा सेफ सर्च सेटिंग आती है, उनको हमने ऑन करना है, ताकि जो एक्सप्लिसिट, जो बच्चों के ब्रेन को हार्म करने वाला कंटेंट होता है, कहीं पे क्राइम सीन्स है, बहुत ब्लड शेड है, इनसे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। कहीं पे अब्यूज है, उनसे बच्चे प्रोटेक्टेड हो। देन ओपन कम्युनिकेशन, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, जैसे HTTPS वाली बातें आपको पता है, तो ये सब चीजें हमने आगे शेयर भी करनी। देन कुछ ग्राउंड रूल सेट करने हैं। ठीक है, कि कहाँ इंटरनेट यूज करना है, कितने बजे तक इंटरनेट यूज करना है, गेम कौन कौन से खेलने हैं, इस तरह के कुछ ग्राउंड रूल होने चाहिए। एंड रेगुलरली चेकअप्स होने चाहिए, कि आपने 1 वीक में हिस्ट्री देख ली, या आपने 2 वीक में जाके मैसेजेस पढ़ लिए, इस तरह की चीजें। ठीक है, देन साइबर बुलिंग अवेयरनेस। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है टीन्स में, वो होती है साइबर बुलिंग की। साइबर बुलिंग इन द सेंस, जब किसी एक पर्टिकुलर चीज को या फिर किसी मॉर्फ इमेज को यूज करके क्या किया जाता है? मॉक किया जाता है किसी इंसान को बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों को ब्लॉक करना, रिपोर्ट करना, या कैसे हेल्प चाहिए होती है, कि कहाँ कॉल कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हमने बतानी होती है। लास्टली लीड बाय एग्जाम्पल। देखो बच्चों के लिए सबसे इजी रहता है कि वट एवर दे सी दे लर्न, जो भी उनको दिखता है वो उससे ही चीजें सीखते हैं। तो हमें भी थोड़ा सा क्या करना चाहिए? ये देखना चाहिए कि बच्चों का जो बिहेवियर है, वो देख रहे हैं कि ठीक है आप भी स्क्रीन टाइम कम यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो बच्चे भी एग्जाम्पल से फॉलो करते हैं। तो ये चीज हमने मेक श्योर करनी होती है। देन अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कुकीज को अवॉइड करना चाहते हैं, या जितनी भी प्रॉब्लम्स पड़ी इनको कम करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो गो इनकॉग्निटो। अब इनकॉग्निटो मोड, या आपने देखा होगा काफी बार प्राइवेट विंडो लिखा रहता है कुछ ब्राउजर्स में, ये क्या होता है? ये एक तरह की प्राइवेट ब्राउजिंग होती है, जिसमें आपकी कोई हिस्ट्री सेव नहीं होती है, कोई भी कुकीज सेव नहीं होती है, कोई भी कैश्ड फाइल है वो सेव नहीं होती है, कोई भी डेटा है वो स्टोर नहीं होता है। आपने लॉगिन किया, जैसे ही आपने टैब बंद किया, डेटा गया। ठीक है, इसमें कॉमन यूज हम क्यों यूज करते हैं, हमें इनकॉग्निटो मोड की क्यों जरूरत पड़ती है? लेट्स से आपने फेसबुक के आपके पास 3 अकाउंट है।
ठीक है, या फिर फेसबुक में आपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया, आपकी मम्मी ने कहा मेरा भी लॉगिन कर दो। अब आप अपना तो लॉग आउट नहीं कर सकते, या फिर आपको ये चाहिए कि यार मैं बार बार कहाँ लॉग आउट करूँ, मम्मी का तो बस अभी एक बार लॉगिन करना है। तो उसके लिए आप क्या करो, इनकॉग्निटो ऑन करके अपनी मम्मी की आईडी से वहां लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही काम हो गया आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं। देन अगर हम ये चाहते हैं कि कुकीज, यार ज़ॉम्बी कुकीज भी हो सकती हैं, सुपर कुकीज भी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी को डेटा भेज सकती है, तो एटलीस्ट मैं कुकीज तो अवॉइड करूं, उसके लिए भी यू कैन गो फॉर द इनकॉग्निटो मोड। इसके अलावा जो लोग वेबसाइट टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि ठीक है अगर हम इस नेम से वेबसाइट बनाएंगे वो कितने नंबर पे आएगी, इस टाइप की चीजें कर रहे होते हैं, उसके लिए भी वी हैव द इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम किसको यूज करते हैं, इनकॉग्निटो मोड को। इसके अलावा जो बेस्ट यूज है इनकॉग्निटो मोड का वो है प्रिवेसी। इनकॉग्निटो मोड एक सेंस ऑफ प्रिवेसी प्रोवाइड करता है यूजर को। लिमिटेशन क्या है, अब ऐसा नहीं है कि देखो इनकॉग्निटो मतलब है कि ओ माय गॉड अब किसी को पता नहीं चलेगा। आपके जो भी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो कोई भी हो, वो स्टिल आपकी एक्टिविटी को देख सकता है जब आप इनकॉग्निटो मोड यूज कर रहे हो। इसके अलावा डाउनलोडेड फाइल एंड बुकमार्क जो है, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अगर आपने कोई फाइल डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे रख रखी है या आपने कोई बुकमार्क कर रखा है पर्टिकुलर वेबसाइट, तो उस केस में भी आपको ट्रैक डाउन किया जा सकता है। उस केस में भी वो सेव हो जाती है, एक डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है जिससे पहचान की जा सकती है। ठीक है, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इनकॉग्निटो मोड। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम तो हम नेक्स्ट पार्ट में ऑफ कोर्स कवर करेंगे ही, बट यस उस जाने से पहले या क्लास को एंड करने से पहले वन थिंग आई वुड लाइक टू से, स्टूडेंट्स अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई नो एग्जाम को लेके थोड़ा आपके डाउट्स होंगे, एंड कुलदीप सर रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं जो आपके डाउट को कवर करने में हेल्प करेंगे। बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या अभी हम प्रिपेयर कर लें, अगर आपके पास कोई और टारगेटेड एग्जाम है तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए, बट इफ दिस इज योर गोल, तो जब आपका एग्जाम एक्चुअल में आता है, जब नोटिफिकेशन आउट होती है, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम नहीं बचता कि हर कंपोनेंट को आप इन डिटेल एग्जाम फोकस होकर प्रिपेयर करो। देन फिर आपको ये रखना पड़ता है कि हाँ इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेता हूँ, नहीं ये वाला इंपॉर्टेंट है इसका छोड़ देता हूँ, राइट। तो अभी इफ यू आर लुकिंग फॉर सम कोर्स जो आपकी हेल्प करे, क्योंकि अभी टाइम मिल गया आपको, हेल्प करे इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने में, तो वी आर ऑफरिंग दीज कोर्सेज। द इसमें यूपीएससी ईपीएफओ मास्टर कोर्स जो है वो आपकी सभी सब्जेक्ट्स को अगर आप कवर करना चाहते हैं एग्जाम फोकस रह के, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आपका एक कंपोनेंट उसमें आपको सब कुछ ही मिलेंगे, नहीं करना है आपको सब कुछ, आपको एग्जाम फोकस होके कवर करना है। तो पीवाईक्यू के बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके हर सब्जेक्ट के लिए हैं वो आपको मिल जाती हैं विद यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओएओ मास्टर कोर्स। ठीक है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं। हाउएवर इफ यू आर समबडी जिसने सीएससी दे रखा है, ऐसा नहीं है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में बिल्कुल जीरो से तैयारी करनी, बट यस यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट जो डिफरेंट होते हैं, जैसे आपके अकाउंटेंसी है, आपका कंप्यूटर ही है, आप इनको कवर करना चाहते हैं, उसके लिए यू कैन गो फॉर द स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स। ठीक है, अब देखो इनका तरीका क्या होगा, आपने बस यहाँ पे जाके बाय नाउ में क्लिक करना है, ओके, एंड आपका ये पेज खुल जाएगा, एंड यहाँ पे आप अपनी पूरी डिटेल डालेंगे। अगर मैं बात करूँ कूपन की, ठीक है, यहाँ पे नेम नंबर डालेंगे, एंड उसके बाद आप कूपन में अप्लाई में जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये कोड डला हुआ मिल जाएगा, जैसे आपने अप्लाई को प्रेस करना है एंड आपका ये कूपन कोड लग जाएगा। ऑलराइट, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप इतना सब कुछ भी नहीं करना चाहते, आपको ये कि नहीं यार मैं तैयारी बाद में करना चाहता हूँ, स्टिल एक चीज है जो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे पास है 2 डे डेमो फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओएओ 2026। ठीक है, ये मास्टर कोर्स का बेसिकली डेमो मिल रहा है आपको, 2 दिन इसकी वैलिडिटी रहेगी। प्राइस इसका बहुत नॉमिनल है, 1 रुपए का, लेकिन ये इतना मैजिकल कोर्स है, आप देखोगे इसमें आपको सभी कंपोनेंट्स को लेके कुछ ना कुछ ऑफर होगा। जैसे जनरल साइंसेस की बात करूं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल जाएंगी। अकाउंटेंसी की बात करूं, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लास, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट। बेसिकली इस कोर्स में इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को कवर किन के साथ किया गया है ये आपको चीजें पता चल जाएंगी। ओके, तो आपने देखो 1 रुपया कुछ नहीं है, अगर बोला जाए तो बाकी जितने हम चीज़ों पे खर्च करते हैं, तो आप इसको जाके ज़रूर कीजिए, 2 दिन के अंदर कोशिश कीजिए कि आप सभी कंपोनेंट का एटलीस्ट एक एक चैप्टर जो है वो कवर कर लें। ओके, विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कवर दिस पर्टिकुलर वन टॉपिक। नंबर सिस्टम हम अगले पार्ट में अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू विल हैव अ नाइस डे।